इन दोनों तस्वीरों को एकदम टकटकी लगाकर देखिए, पहचानते तो आप होंगे ही, मगर फिर भी बता देता हूं। इनमें से एक देश के गृह मंत्री का बेटा है और दूसरा कृषि मंत्री का बेटा है, मगर इन दोनों के ऊपर हाल फिलहाल में बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। एक पर तो देश के भीतर का आरोप लगा है और दूसरे पर देश के बाहर से आरोप आया है। कुछ समय पहले खबर आई थी और आरोप लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश में अपने मित्र सेठ को टेंडर दिलवाने के लिए दबाव बनाते हैं वहां की सरकार पर। अब उसी देश से गृह मंत्री अमित शाह के बेटे पर बेहद गंभीर आरोप सामने आया है और आरोप लगाने वाले ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं जिन्हें सुनकर आप भी अपना कपार पीटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं कृषि मंत्री के बेटे को लेकर जो नई कहानी सामने आई है वो पूरे देश के किसानों को ध्यान से देखनी चाहिए, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों को देखनी चाहिए। यह मसला हद से ज्यादा गंभीर है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। उधर मोदी सरकार ने एक बार फिर से भक्तों की टांग पकड़ के उल्टा टांग दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी भक्तों को इतनी बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया गया है कि बेचारे एक बार फिर से चक्रभिन्नी बन गए हैं और समझ नहीं पा रहे होंगे कि किसे गाली दें और किसका सपोर्ट करें। इस मामले को देखने के बाद दो चार भक्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। वहीं आज इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दो विशेष बातें करनी है। एक तो ये कि तेलंगाना में एक लड़की ने उन्हें जबरदस्त आईना दिखाने का काम किया है और दूसरा कि क्या देश के प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए और विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं क्या उन्हें अपने स्तर का ख्याल बिल्कुल भी नहीं होता। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा भाषण दिया है और उस भाषण में राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, इशारों में बातें कही हैं, जिसे सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा झूठ और गिरी हुई बात कहने वाला कोई राष्ट्र प्रमुख हुआ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे। आज की वीडियो बेहद जबरदस्त होने वाली है, दिल और दिमाग दोनों लगाकर सुनिएगा। मगर उससे पहले आपसे अपील यह है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, अभी तुरंत कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। ये सब कुछ करने में आपका 2-4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। हम आपके लिए उन सभी खबरों का संकलन लेकर आते हैं जिन्हें गोदी मीडिया छुपाता है, जिनसे गोदी मीडिया आपका ध्यान भटकाता है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी सेठ या राजनीतिक दल की नहीं खाते, इसीलिए आपकी बात कर पाते हैं। और सबसे पहले भोजपुरी में धोती खोल के पगड़ी बांधने वाली इस खबर को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, मगर हर बार की तरह इस बार भी नया रिकॉर्ड भी बनते हुए देखने को मिला है। वही गरीबों द्वारा दीपक से तेल निकालने वाला। पूरी दुनिया में इस तरह के उदाहरण शायद बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ राज्य की सरकार तमाम संसाधन झोंक कर दिया जलाने का रिकॉर्ड बनाती हो, विदेशों से तमाम मेहमानों को बुलाकर तमाशा दिखाती हो और उसके चंद घंटे बाद ही उसी प्रदेश की जनता, जिसे मालिक कहा जाता है, वो मालिक आधे जले हुए दियों से तेल बटोरता हुआ दिखे। इसलिए नहीं कि दियों को साफ करना है, इसलिए कि अपना पेट भरना है। हर बार की तरह इस बार भी रामराज की असलियत दियों के बुझने से पहले ही प्रकाशमान हो गई। ये बात गर्व करने की है या शर्म करने की है, इसका फैसला आप करिएगा। कि जिस राज्य में खुद डबल इंजन की सरकार ये मानती हो कि यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, यानी जिस उत्तर प्रदेश की आबादी ही 23 करोड़ के आसपास है, वहां 23 में से 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, यानी पेट पाल रहे हैं। वही प्रदेश 22 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि थैंक यू राम जी कड़वा तेल के लिए, बस मिलावटी न हो। भूखे नंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन और लूटने के लिए फ्री का तेल, लो हो गया विकसित देश। एक दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है कि बुझे दियों से तेल उठाने में भी सरकार को दिक्कत है। गरीब गर्भवती महिला हाथ जोड़कर विनती कर रही है सरकार से, थोड़ा तेल बिन लेने दो, मेरे परिवार की भी दिवाली बन जाएगी। ये आज की अयोध्या है। श्री राम जी का राम राज्य तो ऐसा न था। अब श्री राम जी का राम राज्य कैसा था ये तो हमें नहीं पता, मगर यदि इसे राम राज्य कहा जाता है तो फिर ऐसे राम राज्य की आवश्यकता किसे हो सकती है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि भाजपा ने सच में गरीबों के उत्थान के लिए काम किया होता तो अयोध्या में गरीब दिए से तेल निकालने के लिए मजबूर न होता। जहां सरकार ऐसी होती है वहां गरीबों के लिए उत्सव का प्रकाश धुंधला हो जाता है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि दिव्यता के बीच दरिद्रता, जहां गरीबी दियों से तेल निकालने के लिए मजबूर करे वहां उत्सव का प्रकाश धुंधला हो जाता है। हमारी तो यही कामना है कि एक पर्व ऐसा भी आए जिसमें सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि गरीब का घर भी जगमगाए। अब पहले भक्तों की खोपड़ी चकराने वाली बात कर लेते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बेटों की बात करेंगे। ये दोनों ही मसले बेहद महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सप्ताह पहले जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, इसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इजराइल के साथ खड़े होने की बात कह दी गई और यह बात सामने आते ही IT सेल के गुर्गे और भक्तों की टोली हमेशा की तरह भेड़ चाल में शामिल हो गई। देश में जहां भी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठी, लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, अलग अलग तरीके के एक्शन भी लिए गए। अभी भक्त बेचारे नई नई गालियां ढूंढकर फिलिस्तीन
फिलिस्तीन के बहाने एक संप्रदाय को टारगेट करने में लगे ही थे कि शायद भारत सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बातें भी याद आने लगी और भारत का स्टैंड याद आने लगा। तो हल्का सा कदम पीछे लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के नेताओं से बातचीत करते हुए दिखे। उन्होंने मदद पहुंचाने का भरोसा दिया और सिर्फ भरोसा ही नहीं दिया, जहाजों में भर भर के भारत से मदद भी पहुंचाई गई फिलिस्तीन के लोगों के लिए, जो कि मानवीय स्तर पर करना चाहिए था और किया गया। भारत की यही पहचान रही है। भारत हमेशा से अहिंसा के रास्ते पर चलने की वकालत करता रहा है, लेकिन इस बार अति उत्साह में न जाने क्या क्या होने लगा। बीजेपी के कई सारे मुख्यमंत्री भी इजराइल फिलिस्तीन के मामले में धर्म का एंगल ढूंढते हुए फिर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर भक्तों की टोली अभी कंफ्यूज थी ही कि एक नया मामला सामने आ गया है। खबर है कि यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया था जिसमें फिलिस्तीन के भीतर इजरायली बस्तियों की निंदा की गई थी, यानी फिलिस्तीन के भीतर इजराइल जो सेटलमेंट कर रहा है उसकी निंदा की गई थी। इसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन के भीतर इजरायली सेटलमेंट अवैध और शांति तथा आर्थिक सामाजिक विकास में बाधा थी। इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई। पक्ष में 145, विपक्ष में 7 और 18 देश अनुपस्थित रहे। इस खबर के अनुसार भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए और अब इस खबर को पढ़िए। जर्नो मिरर की इस खबर के अनुसार राजधानी दिल्ली में वहां की पुलिस मस्जिद के इमामों को फिलिस्तीन के हक में दुआ न करने की चेतावनी दे रही है। इनकलाब समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में जब फिलिस्तीन के लिए दुआ हो रही थी तभी वहां पुलिस पहुंच गई और फिलिस्तीन का नाम न लेने का दबाव बनाने लगी। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास का कहना है कि एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ मजलूम के हक में दुआ करने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। दुआ तो बिल्कुल शांति से होती है, पुलिस प्रशासन को दुआ पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के मामले पर मोदी सरकार यानी भाजपा की सरकारों का रुख क्या है। कहीं पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर को लेकर जो कहानी लोगों के मन में चल रही है वो सच तो नहीं कि जासूसी सॉफ्टवेयर इजराइल ने दिया है तो मजबूरी है कि उसके साथ खड़ा ही रहना है, और चूंकि भारत का ऐतिहासिक स्टैंड फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है तो उधर भी रहना है। बड़ी कंफ्यूजन है भाई। अब जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो तो इन चीजों को जैसे तैसे समझ सकते हैं। उन बेचारों का क्या होगा जिनका आउटपुट और इनपुट सब कुछ ब्लॉक है, जिन्हें इशारा मिलते ही भेड़ों की तरह एक तरफ गालियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। सोच कर देखिए वो कितने डिस्टर्ब होंगे कि इजराइल का समर्थन करें कि फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार का विरोध करें। भक्तों की हालत वैसी ही हो गई है कि आखिर हम करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या, और गरियाएं तो किसको गरियाएं। उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो कि सत्ता से सवाल पूछने के लिए मशहूर हैं, खासकर अडानी कांड पर उन्होंने जमकर सवाल पूछे। इसके बाद हाल फिलहाल में उन पर जो आरोप लगाया गया कि ये सवाल पूछने के लिए वो किसी से गिफ्ट वगैरह ले रही थी, यानी पैसा ले रही थी। चर्चा ये भी हो रही थी कि टीएमसी उनके साथ खुलकर क्यों नहीं दिख रही है, मगर हाल फिलहाल में उनकी पार्टी ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे ये दिखने लगा है कि तृणमूल कांग्रेस महुआ के साथ है, और न सिर्फ साथ है बल्कि महुआ मोइत्रा को नई जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर जिले में जिला प्रमुख बनाया गया है। इस पर उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। वैसे यहाँ एक और बात का जिक्र बेहद महत्वपूर्ण है और ये बात मेरी नहीं है। पिछले दिनों राजस्थान से एक बेहद वरिष्ठ संपादक ने फोन पर मुझे इस तरह की चर्चा करने की बात कही और सवाल उठाने को कहा, और उनकी बातें सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में भी ये सवाल उठेंगे। उनकी ये बातें वाजिब भी लगती हैं। उनका सवाल ये था कि यदि महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है और कहा जा रहा है कि महुआ के इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आई, तो फिर महुआ का ऐसा कौन सा सवाल था अडानी से संबंधित जिससे देश की सुरक्षा खतरे में आई। अच्छा तो यह होता कि आप उनके सवालों को गलत साबित कर देते। सवाल यह भी उठता है कि यदि महुआ ने सवाल पूछने के लिए घूस लिया तो फिर जिसने घूस दिया उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। इसके अलावा एक सवाल और है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि कोई सवाल पूछने के लिए घूस ले सकता है तो क्या यह नहीं हो सकता कि कोई घूस लेकर सवाल न पूछे, यानी सन्नाटा मार जाए, जबान पर ताला लगा ले। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि संसद या विधानसभाओं में बहुत सारे ऐसे सदस्य हों जो सत्ता से सवाल न पूछने के लिए, उन्हें सदन में न घेरने के लिए, उनके लिए कांटा न बनने के लिए किसी तरह का घूस लेते हों। उन्होंने साफ साफ मुझसे यही कहा कि सवाल यह है कि मोदी सरकार में जितनी भी महिला मंत्री हैं या महिला सांसद हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है स्मृति ईरानी का, जब देश की पहलवान बेटियों ने भाजपा सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाया तब इनमें से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, न संसद में न संसद के बाहर। तो सवाल यह है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न बोलने के लिए, उस पर सवाल न करने के लिए क्या इन लोगों ने कोई घूस लिया, क्योंकि वो मामले तो इनके मंत्रालयों से संबंधित थे। आखिर क्या वजह है कि जो स्मृति ईरानी एक वक्त में महिलाओं की समस्याओं पर बेहद मजबूती से सवाल उठाती थी, जब उनकी पार्टी के सांसद पर बात आई तब वो चुप हो गई। क्या यहां भी कोई लेन देन हुआ था क्या? मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न परेड करवाया जाता है तो उस मामले पर भी बीजेपी की तमाम महिला सांसद चुप्पी मार जाती हैं। क्या किसी ने कोई गिफ्ट दिया था क्या कि चुप रहने के लिए, या फिर डराया गया था? क्यों चुप रह गए ये लोग? इसी तरह से जनता से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर संबंधित मंत्री या सांसद सन्नाटा मार लेते हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि आखिर ये लोग चुप रहने के लिए किससे क्या ले रहे हैं? एक सवाल और है, आप अक्सर देखते होंगे
राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद मोदी सरकार बहुत सारे बिल पास करवा लेती है। यानी जाहिर सी बात है दूसरी पार्टियों के सांसद भी इनके पक्ष में वोट करते हैं, इनके बिलों के पक्ष में वोट करते हैं। यहां भी सवाल उठना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दूसरी पार्टियों के सांसद बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। यदि वो भाजपा से इतने ही प्रभावित हैं तो पाला बदल लेना चाहिए। क्या यहां यह सवाल नहीं उठता कि इन विपक्षी सांसदों को कौन सा गिफ्ट मिलता है या डराया धमकाया जाता है कि ये भाजपा के पक्ष में वोट कर देते हैं, उनके बिलों का समर्थन कर देते हैं। बाकी महुआ मोइत्रा के मामले में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है ये तो आप सब देख ही रहे हैं। सवाल उठाए जाए तो सैकड़ों की संख्या में उठते हैं मगर जवाब एक का भी नहीं मिलता है। अब पहले देश के कृषि मंत्री और गृह मंत्री के बेटों की बात कर लेते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री पर विशेष चर्चा करनी है, उसे जरूर सुनिएगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके के चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं ज्यादातर में यह बताया जा रहा है कि बीजेपी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कुछ जगहों पर तो हालत इतनी खराब है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वोट मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मिजोरम की बात कर रहा हूं, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने, इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने भी 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि एक राज्य में विधानसभा का चुनाव है और वोट मांगने नहीं गए। लेकिन फिलहाल बात करनी है मध्य प्रदेश की। जैसा कि आप सब जानते हैं भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री को विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। चर्चा यह भी हो रही है कि जब देश का कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री हफ्तों से अपना पूरा समय विधायकी का चुनाव लड़ने में लगा रहा है, अपनी और अपने आसपास की सीटों की जीत के लिए वोटों की गणित सेट कर रहा है, तो देश के किसानों और कृषि का कल्याण कौन कर रहा है? यह सवाल तो अलगे है। लेकिन कृषि मंत्री के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का जो कथित वीडियो वायरल हुआ है उसने एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यहां एक बात और सुन लीजिए, मैं पिछले वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो 100 करोड़ के आसपास का ही लेन देन था। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 500 करोड़ की डील करते हुए कथित तौर पर कृषि मंत्री के बेटे नजर आ रहे हैं। अब देश के किसान, खासकर मध्य प्रदेश के किसान खुद ही अंदाजा लगा लें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के होते हुए देश के किसानों का कितना भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है और उनके बेटे का कितना कल्याण हो रहा है। पिछले दिनों वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी है। आपने बीजेपी नेता के बेटे का वीडियो देखा होगा, वे आपका पैसा लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। पिछली बार तो मंत्री जी के बेटे ने इसे साजिश बताकर संभवतः एफआईआर भी दर्ज करवाई। यह भी कहा गया कि वीडियो फर्जी है, मैं नहीं हूं कोई और है। और अब ये एक नया वीडियो वायरल हो गया है जिसमें 500 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है। 500 करोड़ यानी 5 अरब। देश का किसान बेचारा 2022 का इंतजार करते करते थक गया कि उसकी आय दोगुनी होगी, उसका तो पता नहीं चला। लेकिन किसान कल्याण मंत्री के बेटे की आय पता नहीं कितने गुना हो गई, ये जांच का विषय है। वहीं अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले इस तरह का भयंकर कथित भ्रष्टाचार का खुलासा बीजेपी की नैया कहीं और बुरी तरह से न डुबो दे। बहुत सारे लोग इसे भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का नाम भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतने भयंकर कांड का वीडियो वायरल हो रहा है, देश की जांच एजेंसियां कहां दिवाली की मिठाई खा रही हैं? क्या अब तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारियों को ये वायरल वीडियो देखने के लिए नहीं मिला? या फिर उनके पास मध्य प्रदेश जाने के लिए गाड़ी में तेल नहीं है, तेल भरवाने का पैसा नहीं है क्या, कि गड़िया पंचर हो गई? इसका जवाब तो देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। वैसे गृह मंत्री को एक बात का जवाब और देना चाहिए क्योंकि ये आरोप बेहद संगीन है। इस आरोप की चर्चा करने से पहले मैं एक बात और याद दिला दूं, कुछ साल पहले गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी पर यह आरोप लगा, बताया गया, यह खबर हुई, आरोप क्या लगा कि मोदी सरकार आते ही उनकी कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, 16,000 गुना बढ़ गया। यानी जैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, जय शाह की कंपनी जिसका टर्नओवर 50,000 का था वो 80,000 के ऊपर चला जाता है। जय शाह पर यह भी आरोप लगता है कि उन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो गृह मंत्री के बेटे हैं और उस पद पर बनाए रखने के लिए कानूनों में बदलाव भी किया गया। ऐसी बातें भी सामने आती हैं। ये सारे आरोप तो देश के भीतर के थे, मगर अभी जय शाह पर इंटरनेशनल आरोप लगा है। जी हां, श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने विश्व कप में मिली हार के बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम को बर्बाद करने के लिए बीसीसीआई के सचिव जय शाह की आलोचना की है। यानी श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व कप्तान ने अपने देश की क्रिकेट टीम को बर्बाद करने का आरोप भारत के बीसीसीआई सचिव जय शाह पर लगाया है। उनका कहना है कि श्रीलंका क्रिकेट के अधिकारियों और जय शाह के बीच जो संबंध है उसके कारण उन्हें लगता है कि श्रीलंका के क्रिकेट को कुचल सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जय शाह श्रीलंका क्रिकेट चला रहे हैं जिसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट बर्बाद हो रही है। भारत में एक आदमी श्रीलंकाई क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने यहां तक कह दिया कि जय शाह केवल अपने पिता की वजह से शक्तिशाली हैं क्योंकि उनके पिता भारत के गृह मंत्री हैं। यानी इस बात की चर्चा इंटरनेशनल स्तर पर हो रही है कि जय शाह को जो कुछ मिला है अपने पिता की वजह से मिला है, बाकी उनकी कोई अपनी काबिलियत नहीं है। अब इन आरोपों से यह सवाल भी उठता है कि क्या सच में जय शाह श्रीलंका क्रिकेट के साथ कोई झोलझाल कर रहे हैं? कुछ समय पहले श्रीलंका के ही बड़े अधिकारी ने आरोप लगाया था कि भारत के प्रधानमंत्री
मंत्री श्रीलंका में पवन ऊर्जा वाला टेंडर देने के लिए वहां के राष्ट्रपति पर यह दबाव बना रहे थे कि वो अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। इस आरोप के बाद जिस अधिकारी ने ये कहा था, ये बातें कही थी, उसका इस्तीफा हो जाता है और भी बहुत कुछ खेल सामने आया था, वो सब हमने पहले आपको बताया था। आइए पीएम मोदी की बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही एक लड़की बिजली के खंभे पर चढ़ जाती है। उसे देखने के बाद प्रधानमंत्री लगातार उसे नीचे उतरने की अपील करते हैं, बार बार बोलते हैं, बेटा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, नीचे आ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, बिजली का खंभा ठीक नहीं है, नीचे आ जाओ। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लड़की प्रधानमंत्री के सामने बिजली के खंभे पर चढ़ी क्यों। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उसने मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। तो उसने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकारी कंपनियां निजी हाथों में दी जा रही हैं, यानी सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारा भविष्य यानी गरीबों के बच्चों का भविष्य अधर में है। महिलाओं की अस्मिता को लेकर खासकर ये लड़की बेहद नाराज थी, जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया और प्रधानमंत्री के सामने एक खंभे पर चढ़ गई, वो भी बिजली के। मगर सवाल यह है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, इतनी बड़ी घटना पूरे देश की मीडिया से गायब है। कहीं गोदी मीडिया का कोई चैनल इस मामले की असली वजह पर चर्चा नहीं कर रहा है। यदि किसी ने दिखाया भी तो बात यह हुई कि देखिए प्रधानमंत्री ने कैसे उस बिटिया की चिंता की, उतर जाओ उतर जाओ, जबकि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि वो खंबे पर चढ़ी क्यों थी। बहरहाल इतना तो आप जानते ही हैं कि देश का मीडिया किसी भी मुद्दे के उस पक्ष पर बात नहीं करता जहां सत्ता संकट में आ जाए, यानी उनके भगवान संकट में आ जाए। उधर मध्य प्रदेश में ही भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का वादा भी कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे, आलू वाला। इतना सुनते ही सामने से उनके कार्यकर्ता दांत चियारते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री भी मखौल उड़ाते हुए दिख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब वो मजा किसका ले रहे हैं, कांग्रेस का ले रहे हैं या अपने कार्यकर्ताओं का ले रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं, वादा कर देंगे कि सोने का महल दे देंगे और फिर कह देंगे कि आलू से सोना बनाऊंगा तो महल दूंगा। अब आपको याद होगा कुछ साल पहले राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप आईटी सेल के गुर्गों ने वायरल किया था, जिसमें इतनी ही बात दिखाई गई थी कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। जबकि इस वीडियो की जांच हुई तो पता चला कि यह गलत तरीके से काट छाट कर प्रस्तुत किया गया है। पूरी बात यह थी कि गुजरात के लोगों से आलू से सोना बनाने का वादा गुजरात के ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त में किया था। यानी ये आलू से सोना वाली बात गुजरात के सीएम रहते हुए खुद मोदी जी ने कही थी। और इसी बात को दोहराते हुए राहुल गांधी सवाल कर रहे थे कि आपकी आलू से सोना बनाने वाली मशीन कहां चली गई। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि फर्जीवाड़ा करने में फर्जी आईटी सेल कितना तेज है। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि फर्जी आईटी सेल के गुर्गे और टपोरी टाइप के लोग झूठ के आधार पर किसी को बदनाम करें या झूठा प्रचार करें तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनका वही स्तर है, वो उसी स्तर के लोग हैं, वही करने के लिए उनको रखा गया है। दो रुपये की भाड़े के टट्टू यूं ही थोड़ी कहे जाते हैं। लेकिन क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे झूठ के सहारे चुनाव में वोट मांगते फिरें। जिस आलू से सोना बनाने वाली मशीन के बयान को लेकर उन्हें खुद जनता से माफी मांगनी चाहिए, उस बयान पर वो विपक्ष के नेता को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने कभी भी अपनी तरफ से ऐसी कोई बात कही ही नहीं, वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री की बात दोहरा रहे थे। यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़े हैं और डिमांड करेंगे तो राहुल गांधी का वो वीडियो आपको भेज दूंगा, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन का क्या हुआ। मगर सोच कर देखिए, क्या देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता का यही स्तर रह गया है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हंस रहे हैं या फिर अपने सामने बैठे अपने समर्थकों को टोपी पहनाकर हंस रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बनाकर हंस रहे हैं, उनकी मानसिक दशा पर हंस रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। आज भी पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, बिना इस सवाल का जवाब दिए हुए कि जिस मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा बड़ा कांड भी हुआ है। और हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश से ही आने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का करोड़ों रुपए का कथित लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है। इस भ्रष्टाचार पर एक शब्द जबान से नहीं फूट रहा है, ना ही वहां कोई जांच एजेंसी जा रही है, न कोई गिरफ्तारी, न कोई छापेमारी। तो सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री भी ये समझ चुके हैं कि अब उनके पास कोई असली मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए हवाई बातें कर रहे हैं। कोई भी आरोप लगाना है, झूठ बोलना है, सरेआम झूठ बोलना है, कुछ भी बोलने में तनिक भी शर्म नहीं करनी है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।